की ताकि मैं तुम्हें और ज़्यादा जान सकूं। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। सिस्टर चूचू उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब बस करो, मुझे तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वहाँ से मैं चली गई थी? नहीं, मैं वहीं पर रुककर तुम्हारी और उस लड़के की फाइट देख रही थी। उसके सामने तो तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो जितना तुम मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करते हो। और मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान किसी भी अजनबी के साथ इस तरह आकर दोस्ती नहीं कर सकता जैसे कि तुमने मेरे साथ आकर करने की कोशिश की है। जुपैन उसकी तरफ देखकर सोच रहा है। लगता है कि चूचू को इस बारे में पता चल चुका है। इसने मेरी फाइटिंग एबिलिटी और मेरे कैरेक्टर को देखकर जज कर लिया है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जैसा मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जूमैन फिर से अपना नौटंकी मूड चालू करता है और उसे कहता है, क्या तुम वाकई में चाहती हो कि मैं तुम्हें बता दूं मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? सिस्टर चूचू उसे कहती है, चलो फिर जल्दी से बताओ, तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जूपैन शर्माते हुए उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को तुम्हारे सामने कैसे कहूँ, लेकिन मैं कन्फेस करता हूँ, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं शुरू से ही तुम्हें ये बात नहीं कह पाया। इसलिए मैंने पहले तुम्हें जानने की कोशिश की और यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने लगा। जूपैन की ये सारी मीठी मीठी बातें सुनकर सिस्टर चूचू भी शर्माना शुरू कर देती है। सिस्टर चूचू दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेती है और कहती है, तुमने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, मैंने अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया, फिर तुम्हें क्या पता कि मैं कैसी दिखती हूँ और मुझे बिना देखे तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? जूपैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, इसने ये बात की है, इसका मतलब ये मेरे जाल में फंस चुकी है। पाथ वो टिम्बा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि ये ट्रिक उसे टनबा ने सिखाई है। जो फैन उसे कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखें देखी हैं। तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैंने इसीलिए जज कर लिया कि तुम्हारा चेहरा भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा जितनी तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं। सिस्टर चूचू उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो। आंखों का हमारे चेहरे से क्या ताल्लुक है? चाहे हमारी आंखें कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, हमारा चेहरा वैसा नहीं होता। जापान उसे कहता है, नहीं, ऐसी ही बात है। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि जिसकी आंखें जितनी ज़्यादा प्यारी होंगी उसकी शक्ल भी उतनी ज़्यादा प्यारी होगी। सिस्टर चूचू उसे कहती है, नहीं, तुम्हारी मॉम ने तुमसे गलत कहा है। जूपैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसका नकाब उतारने की कोशिश करता है और कहता है, मैं खुद से देख लेता हूँ कि मेरी मॉम ने गलत कहा था या सही कहा था। लेकिन सिस्टर चूचू बड़ी स्पीड के साथ उससे पीछे हट जाती है। सिस्टर चूचू जू फैन से कहती है, मुझे हाथ मत लगाना, मैं कभी भी अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही बद्दी दिखती हूँ, मैं बहुत ही बदसूरत हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे देखकर डर जाओ। अगर दोबारा तुमने मेरे निकाह को हटाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूँ। तो फिर मुझे ये मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और मैं तुम्हें हरा भी नहीं सकूँगा, लेकिन फिर भी तुम्हें डर किस बात का है? आखिर तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं देखने देती? सिस्टर चूचू पीछे की तरफ उड़ जाती है और कहती है, अब बस भी करो, तुम्हारा ड्रामा मेरे सामने ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हो, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इस कार को छोड़कर जाने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे को कभी देख पाएंगे, इसलिए अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे देखते हो या नहीं देखते। जो पैन चलाकर उसे कहता है, क्या तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो? लेकिन तुम कहाँ पर जा रही हो? और अंदर से वो सोच रहा होता है, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो फिर मुझे ये बुद्धि झट लिक्विड कहाँ से मिलेगा। सिस्टर चूचू उसे कहती है,
तुम्हें ये पूछने का हक नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। इसलिए दोबारा मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। सिस्टर चूचू जैसे दरवाजे से बाहर निकलने लगती है, जो पैन कहता है, ये मेरे पास आखिरी मौका है। अगर मुझे इससे बुद्धि झट लिक्विड चाहिए तो मुझे इसे लेना होगा, फिर चाहे मुझे फोर्स का इस्तेमाल करके इसे छीनना ही क्यों ना पड़े। जो पैन कहता है, अगर हम दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं तो इस फाइट से बहुत ज़्यादा धमाके होंगे, बहुत ज़्यादा शोर बचेगा, जिसकी वजह से दूसरे एल्डर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए मुझे अपने फाइनल मूव को यूज़ करना होगा। उसके बाद डिसाइड करूँगा कि इससे वो बुद्धि चढ़ लिक्विड कैसे लेना है। जो फैन फिर से अपने एक स्पेशल टैक्टिक को यूज़ करता है, यानी वो कमज़ोर होने का नाटक करता है। उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसके पीछे भागता है, लेकिन साथ ही जानबूझकर नीचे गिर जाता है। जो फैन जैसे ही नीचे की तरफ गिरता है, सिस्टर चूचू भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जल्दी से पीछे की तरफ भागकर उसको उठाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जू फैन हंसना शुरू कर देता है। जू फैन कहता है, ये तो फंस गई। सिस्टर चूचू जैसे ही उसको उठाने लगती है, जू फैन अपना पंजा बताए ना लेता है और कहता है, जैसे ही ये मेरे करीब पहुंचेगी, मैं इसके पास से वो बुद्धि जड़ लिक्विड की बोतल ले लूँगा। अगर वो बोतल नहीं ले सका तो इसकी बॉडी के अंदर जो बुद्धि जड़ लिक्विड है उसी को निकाल लूँगा। लेकिन जू पैन जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है, उसका हाथ उसके नकाब के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की का नकाब गिर जाता है। जू फैन, जो कि थोड़ी देर पहले उसको मारने वाला था, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर वहीं पर रुक जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हक्का बक्का वहाँ पर खड़ा होता है। सिस्टर चूचू उसके चेहरे पर एक ज़बरदस्त थप्पड़ मारती है। जू फैन पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है, लेकिन सिस्टर चूचू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे थप्पड़ मारने के बाद जू फैन थप्पड़ खाने के बाद दीवार के साथ उल्टा गिरा पड़ा होता है और कहता है, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था? मैं कौन हूँ? मैंने क्या किया और मैंने ऐसा किया क्यों? फिर थोड़ी देर के बाद जू पैन उड़ता है, अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इस दुनिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। मैं तो बस थोड़ी देर पहले उसके सामने नाटक करने की कोशिश कर रहा था और उसे खूबसूरत कह रहा था, लेकिन असल में वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे टीन शू एम्पायर में ऐसी कोई और लड़की होगी जो कि चूचू की तरह खूबसूरत होगी। चूचू तो सबसे बेस्ट है। जो फैन अभी इन्हीं सोचों में घूम होता है कि साथ ही उसे याद आता है कि उसके हाथ से बुद्धि झट लिक्विड निकल गया है। वो जल्दी से भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है और कहता है, और ये मैंने क्या कर दिया? वो दरवाजे से बाहर देखता है तो दरवाजे के बाहर कोई चीज़ नहीं होती। सिस्टर चूचू वहाँ से चली गई होती है। जो फैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूँगा? वो तो अपने साथ बुद्धि झट लिक्विड को ले गई है, अब मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। जो फैन अब अपने आप पर ही गुस्सा करता है और कहता है, ये मुझे हो क्या रहा है? मैं इंसानों की तरह का क्यों बनता जा रहा हूँ? मैं एक डीएम एम्परर हूँ। एक लड़की को देखकर मैं स्टन कैसे हो सकता हूँ? मेरे पास मौका था, मैं उसे बुद्धि झट लिक्विड छीन सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानों की तरह मेरी बॉडी के अंदर भी ये ठरक पने वाला कीड़ा आ गया है? मुझे लगता है कि अब मैं भी एक ऐसा इंसान बन चुका हूँ जो खूबसूरत लड़की को देखकर लाटअप करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का होता है। टिम्बा और उसकी बहन जाओ बहन दोनों उस कॉटेज में आते हैं और बाहर से चलाकर से कहते हैं, ब्रदर संग, यू क्या तुम यहाँ पर हो? जो पैन अंदर अपने बिस्तर पर बैठा कल्ट वेट कर रहा होता है। नब्बा उसे जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भागता हुआ जैसे ही उसकी तरफ जाने लगता है, वो एक शील के साथ टकराता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। साथ ही जू फैन भी अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर आया है। जू फैन कहता है, मेडिसिन किंग के पॉइजन का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके पॉइजन को रिमूव करने के चक्कर में सिस्टर चूचू ने अपनी बहुत सारी की पावर मेरी बॉडी में म्यूट की थी, जिसकी वजह से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मैं अपनी बोन फोर्जिंग राम के 2nd लेवल तक पहुंच गया हूं। जो पैन उठकर बाहर आ जाता है।
पता है और टियाबा से कहता है, ब्रदर टियाबा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो एक थर्ड क्लास की फैमिली वाले का घर है, तुम एक सेकंड क्लास की फैमिली वाले हो। नमा, जो कि उसकी शील्ड के साथ टकराकर बाहर गिर गया था, वो उसे कहता है, अब बस भी करो, पहले तो तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, अब तुम मुझे प्लैटर कर रहे हो। मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे रूम में एंटर क्यों नहीं हो पाया? जैसे मैं तुम्हारी तरफ जाने लगा था, मुझे लगा शायद मैं किसी चीज़ से टकरा गया हूँ। जू फैन उसे कहता है, लेकिन तुम्हें किसने कहा था कि बिना परमिशन के अंदर ऐसी मत उठाए चले आओ? मैंने तुमने देखा नहीं, मैं वहाँ पर बैकर कल्टीवेट कर रहा था। जब मैं कल्टीवेट करता हूँ तो मैंने अपने ईट गट एक शील्ड बनाई हुई थी ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तुम्हारी तरह का कोई बेवकूफ़ ना परेशान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें फॉर्मेशन बनाना भी आता है? नप्पा उसे कहता है, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वही सोशु हो। पहले तो तुम बहुत ही बेकार इंसान हुआ करते थे, अब तुम्हें फॉर्मेशन बनाना भी आती है। पिछले कुछ सालों में तुमने अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा लिया है और साथ ही तुम्हें एल्केमी भी आती है। जूपमैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तो इसमें बुरा क्या है कि मैंने कुछ फॉर्मेशन बनाना सीख ली है? मैं एक जैन कल्टीवेटर हूँ। मुझे इस तरह की नई नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे जहाँ से भी कोई टेक्निक मिलती है मैं उसको अपना लेता हूँ। वैसे भी ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था और रिश्ता देने से मना किया था। क्योंकि मैं वीक हूँ, इसलिए मैं अब अपने आप को स्ट्रांग बना रहा हूँ। वो दोनों बहन भाई उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। कहीं तो हमारे पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे कि हम दोनों ने तुम्हारी ये हालत की है? जनवाहन हंसते हुए उससे कहता है, मुझे तो तुम्हारी इन सारी अचीवमेंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं भी एक दिन इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा कि तुम्हारी तरह एक ग्रेट मास्टर बन जाऊँगा। मुझे भी ये सारी टेक्निक्स आ जाएंगी। जब जपस की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, तुम्हें तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी तुम कभी स्ट्रंग नहीं बन सकते। वो दिन कभी नहीं आएगा, और जिस दिन तुम स्ट्रंग बन गए उस दिन तो इन गली में मौजूद जितने भी कमज़ोर लोग हैं वो सारे भी स्ट्रंग बन जाएंगे। डूफ कहता है, चलो छोड़ो, वैसे भी अब मैं इसे नहीं मारने वाला, ये तो वैसे भी बेवकूफ़ का दोस्त है। नवा जूफ फैन से पूछता है, मैं तो तुमसे पूछना बोली, क्या सिस्टर चूचू कहाँ पर है? वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जब सिस्टर चूचू वहाँ पर आई थी और तुम्हें हमारे पास से उठाकर ले गई, उन्होंने कहा कि वो तुम्हें ठीक कर देंगी। मुझे नहीं लगा था कि वो तुम्हें ठीक कर पाएंगी, लेकिन तुम तो वाकई में बच गए हो। अब वो कहाँ पर है? हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना है। जो फैन उसकी बात सुनने के बाद उदास हो जाता है और कहता है, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। जो फैन अपनी कहानी सुना रहा है जबकि टनबा को कुछ और लग रहा है। जो फैन कहता है, मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैंने उसको गवा दिया। जो पैन के जहन में बुद्धि जेट लिक्विड होता है और वो बुद्धि जेट लिक्विड के बारे में ही बात कर रहा है, जबकि टनबा को ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टर चूचू के बारे में बात कर रहा है। झूप पैन कहता है, वो मेरे बिल्कुल सामने थी लेकिन अब वो चली गई। मेरे पास मौका था, मैं उसको हासिल कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पर बैठक सिर्फ रोने धोने की। मैं और क्या कर सकता हूँ? अगर गढ़ ने मुझे कोई सेकंड चांस दिया और वो मुझे मिल गई तो फिर मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। जब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर वहीं पर स्टल नहीं हो जाऊंगा। तो यानबा भी उसकी सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर, मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ। तुम्हें उदास रहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें फ्यूचर में एक और लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा प्यार एक दिन ज़रूर वापस मिल जाएगा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो सिस्टर चूचू तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। जबकि जू पैन उसके पास का गुस्सा आ जाता है और कहता है, लगता है इस बेवकूफ़ ने मेरी सारी की सारी बात को गलत समझ लिया है। यानबा, जो कि जू फैन को सिस्टर चूचू के प्यार का भाषण दे रहा होता है,
उसकी बहन वहीं पर थोड़ा सख्त है और गुस्से के साथ अपने भाई की तरफ देखती है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई। और फिर जू फैन से कहता है, जू फैन, जंगल में इतने ज़्यादा दरख्त हैं, तुम्हें हमेशा एक ही दरख्त के साथ क्यों चिपके रहना है? यहाँ पर देखो, तुम्हारे आसपास और भी खूबसूरत लड़कियाँ हो सकती हैं। सल में वो अपनी बहन जाओ बैन की बात कर रहा है। ज़रा अपनी आंखें खोलकर पीछे की तरफ तो देखो, क्या पता तुम्हें उससे भी ज़्यादा बेहतर लड़की मिल जाए। जू फैन उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है, इस लड़के को क्या लगता है कि मैं कोई ठरकी लड़का हूँ जिसे लड़कियाँ चाहिए? मुझे प्यार प्यार नहीं करना। मैं तो इसलिए गुस्से में हूँ कि मेरे हाथ से बुद्धि झट लिक्विड चला गया। जू पेन डोंक नबा से कहता है, ब्रदर डोंक, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? क्या तुम ये सिर्फ यही देखने के लिए आए हो कि मैं मर गया हूँ या फिर जिंदा हूँ, या फिर कोई और भी स्पेशल काम है? जू पैन उन दोनों से कहता है, अगर तुम दोनों यहाँ पर सिर्फ यही देखने के लिए आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, तो फिर तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे जिंदा देख लिया है। नबा चिल्लाते हुए कहता है, और शुक्र है तुमने मुझे याद दिला दिया। अगर तुमने मुझे याद न दिलाया होता, मैं तो ये बात बोल ही चुका था। ज्ञानबा उसे कहता है, वैसे तो हम दोनों यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि तुम ठीक हो या नहीं। अब जब कि तुम बिल्कुल ठीक हो, हम लोग अपनी दोनों की फैमिलीज़ की सेफ्टी के लिए एक काम करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ आओ, हम लोग हेयू टावर के 15 टावर में जाकर मिस किंग काई से मिलते हैं। नबा उसे खींचते हुए ले जा रहा होता है। जो पैन कहता है, हालांकि मैं इसके साथ ऐसे नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा ये सीरियस लग रहा है, मुझे लगता है कोई सीरियस मसला है। चलो फिर इसके साथ चला जाता हूँ। और वैसे भी बुद्धि जेट लिक्विड तो मेरे हाथ से निकल चुका है। इसके साथ जाने में ही मेरा फ़ायदा है, शायद कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर वो तीनों टावर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। स्टर किंग काई के टावर के सामने लूप मैन उस टावर की तरफ देखकर कहता है, ये तो किंग काई का हाउस है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? नबा उसे कहता है, ब्रदर, मैं काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहा था। सोचने के बाद मेरे जहन में ये बात आई है कि क्यों ये सारे लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, क्यों ये हमें मारना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने डूडन के डिसाइल, जिसका नाम डन डन था, उसको अपेंड किया था। इसी वजह से ये सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पर हेयू हाउस में टोटल 15 हैं और उन 15 में से यही सबसे बेस्ट टावर है। यहाँ की मास्टर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और वो हम सबको मिलने भी देती हैं। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि हम अपनी फैमिलीज़ के लिए इनके सामने भीख मांग सके, ताकि वो उन सबको समझाएं जो भी हमारे पीछे हैं और हमें इस मसले से बाहर निकाले। मास्टर डूडन के साथ बात करेंगी और उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इनके साथ बात करके इस मसले को हल नहीं करेंगे, तो ये टावर वाले लोग हमारे पीछे हमेशा आते रहेंगे और हम लोग हमेशा डर में जिएंगे। कोई किसी वक्त भी आकर हम पर अटैक कर सकता है, आता है। जबकि जू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, इन्हें लगता है कि ये मास्टर बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी मास्टर किंग का बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो इतनी भी अच्छी नहीं है। अगर वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती और वो हमारी हेल्प करना चाहती, तो वो कभी भी यूलन को डंडन के साथ वहाँ पर नहीं भेजती, वो भी सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए। साथ ही जेपन कहता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं भी किंग काई से मिलना चाहता था। आज उनके घर में जाकर उनसे मिलते हैं। मुझे भी देखना है कि यूलान के साथ फाइट के बाद आयर मास्टर के दिमाग में मेरे खिलाफ कितना ज़्यादा शक बचा है। उन्हें अभी भी शायद लगता होगा कि मैं जू फैन हूँ। जू फैन उसे कहता है, ब्रदर टनबा, तुम्हारा आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हो। चलो फिर जाकर मास्टर किंग काई से मिलते हैं और इस मसले को हल करते हैं। अवर के गेट के ऊपर 2 लड़कियां गार्ड खड़ी होती हैं। नबा और उसकी बहन उनके सामने झुकते हुए एक लेटर पेश करती हैं और कहते हैं, जाके मैडम को बताएं कि हम लोग जहां पर उनसे मिलने के लिए आए हैं, हमें उनसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले पर बात करनी है। वो दोनों उन गार्ड लड़कियों के सामने डरते हुए झुक कर खड़े होते हैं।
जबकि जू फैन सीना तान कर खड़ा होता है। गार्ड लड़की आगे सजना शुरू कर देती है और कहती है, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास फैमिलीज वाले लोग जहाँ पर आए हैं, वो भी हमारे मास्टर काई से मिलने के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है कि मास्टर से मिलना इतना ज़्यादा आसान काम है? नबा और उसकी बहन अभी वहीं पर झुककर खड़े होते हैं कि जू फैन आगे बढ़ जाता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है, क्या तुम दोनों लड़कियों को जाओ डंडन के बारे में पता है? क्या तुम उसे जानती हो? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर उसे कहती हैं, हाँ, हम लोग उसे जानती हैं। वो हमारी सीनियर सिस्टर है। तुम उसे जानते हो क्या? क्या तुम उसके जानने वाले हो? अगर ऐसा है भी तो हम लोग तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकते, क्योंकि वो मास्टर डू डन की स्टूडेंट है, मास्टर किंग काई की नहीं। इसलिए तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस लड़की को जानते हो। जो पैन उनसे कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं डंडन का नाम लेकर कोई अंदर जाने की कोशिश नहीं करने वाला। मुझे लगता है कि शायद तुम दोनों ने इस न्यूज़ के बारे में नहीं सुना। क्या तुम लोगों ने इस बारे में सुना है कि कल बाजार में किसी लड़के ने उसके सारे के सारे कपड़े उतार दिए थे? सिर्फ उसकी ब्रा बची थी। वो दोनों ही उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती हैं और कहती हैं, हाँ, हमने इस न्यूज़ के बारे में सुना है। हमने सुना है कि वो लड़का बहुत ही पागल किस्म का इंसान था जिसने उसने कपड़े उतारे थे। जू फैन आके सजना शुरू कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है वो लड़का कौन था? वो लड़का मैं था। और साथ ही जू फैन चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, अगर तुम दोनों ने जाकर मास्टर को नहीं बताया कि हम लोग उससे मिलने के लिए आए हैं, तो मेरा यकीन करो, मैं तुम दोनों के कपड़े उतार कर तुम दोनों को बाजार में फेंक दूंगा। वो दोनों गार्ड लड़कियां पहले तो डर जाती हैं, लेकिन साथ ही उसे कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह बात करने की? लेकिन जू फैन उन्हें घूर कर देखता है और कहता है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किंग काई की स्टूडेंट हो या फिर डू डैन की स्टूडेंट हो। जैसे ही जू फैन अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है, वो दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उनमें से एक भागती हुई अंदर अपने मास्टर काई को बताने के लिए चली जाती है। दूसरी वाली जू फैन से कहती है, तुम यहीं पर रुको, मेरी सिस्टर अभी जाकर मास्टर को बुला कर लाती है, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। नबाजू फैन से कहता है, ब्रदर संग, ये तुमने क्या कर दिया? अगर इस बात से मास्टर काई और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? हम लोग तो यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए और समझौता करने के लिए आए थे। जो पैन कहता है, ये कुछ भी नहीं होता। देखना मास्टर काई कैसे जल्दी से हमें अंदर बुलाती है। वो गार्ड लड़की जो कि अंदर मास्टर को बताने के लिए गई थी, वो वापस आकर कहती है, तुम तीनों अंदर जा सकते हो। मास्टर किंग काई ने आप तीनों को अंदर बुलाया है। वो तीनों दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, जबकि वो दोनों लड़कियां बाहर ही खड़ी होती हैं। दूसरी वाली लड़की से पूछती है, तुमने मास्टर पॉइंट के बारे में बताया कि इस लड़के ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि इन तीनों को बंदी बना लिया जाए? इस लड़की ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है। वो उसे कहती है, इस सब का के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें पता है कि जब मैंने मास्टर को इस लड़की के बारे में बताया तो मास्टर ने आगे से क्या कहा? दूसरी उसे कहती है, क्या कहा मास्टर ने? वो उसे कहती है, मास्टर ने कहा ये लड़का पागल है, इसके साथ कभी भी पंगा मत लेना, और अगर कहीं ये तुम्हें रास्ते में मिल जाए तो अपना रास्ता बदल लेना, पर इससे पंगा मत लेना। जो फैन भी जाते हुए उनकी बातें सुन रहा होता है, वो उनकी तरफ देखकर उन्हें घूर कर देखता है और वो दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। नेक्स्ट सीन हाल के अंदर का होता है। वो तीनों अंदर चले जाते हैं, जबकि मास्टर किंग काई अपनी चेयर पर बैठी होती है। जो फैन मास्टर किंग काई को घूर कर देखता है। मास्टर किंग काई जो फैन को देखती है कि नबा आते ही उसके सामने झुक कर कहता है, हम लोग आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। मास्टर किंग काई उसे कहती है, तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मल रहो। तुम तीनों यहाँ पर आकर चेयर्स के ऊपर बैठ जाओ। नबा वहीं पर झुके झुके मास्टर से कहता है, नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आपके सामने किसी चेयर पर बैठ सकें। लेकिन जू पैन उसके पास से गुजर जाता है और सीधा जाकर
मास्टर किंग काई की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, और वो भी टांगे पर टांग रख, बिल्कुल नवाबों की तरह। मास्टर किंग काई से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नबा और उसकी बहन ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, माँ की आंख, ये क्या कर रहा है? लगता है कि इसका पूरा इरादा है हम दोनों को भी अपने साथ मरवाने का। इस तरह जब मास्टर किंग काई के साथ वाली सीट पर जाकर कैसे बैठ सकता है? रियान पर दबी सी आवाज़ में जू फैन से कहता है, ब्रदर संग, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, नीचे बैठो। अगर तुमने मास्टर किंग काई को गुस्सा दिला दिया तो न सिर्फ तुम्हारी सोनफुस्शा फैमिली मारी जाएगी, बल्कि मेरी डंग फैमिली भी मारी जाएगी। हम लोग यहाँ पर समझौते के लिए आए हैं, कोई एक्शन दिखाने के लिए नहीं। जुपैन कहता है, तुम लोगों को तो शुक्र करना चाहिए कि मैं तुम दोनों को अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, ताकि तुम लोग इसे माफ़ी की बक मांग सको। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों बिल्कुल चिकनस की तरह इसके सामने डर कर बैठ जाओगे। नबाजू फैन की तरफ से माफ़ी मांगते हुए मास्टर किंग आई से कहता है, प्लीज़ ओनर, मुझे माफ़ कर दे। मेरे ब्रदर को बिल्कुल भी मैनर्स के बारे में नहीं पता, ये बिल्कुल पागल है। मास्टर किंग आई उसे कहती है, तुम्हें इसे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसका ऐसा करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और तुम लोगों को भी इस तरह कहने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 और भी चेयर्स हैं, तुम लोग उन चेयर्स पर जाकर बैठ सकते हो। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं। टिन अपनी बहन जामन से कहता है, अब जबकि ओनर ने कह ही दिया है, चलो फिर हम दोनों भी जाकर सीट्स पर बैठ जाते हैं। वो दोनों घबराते हुए जाकर सीट पर बैठ जाते हैं, जबकि वो ओनर उनको देखकर हंस रही होती है। मास्टर किंग गाय उन दोनों से कहती हैं, ये कोई हेलन नहीं है, तुम दोनों यहाँ पर नर्वस क्यों हो? आराम से बैठ जाओ, अपना कर समझो इसे। ज़रा अपने ब्रदर सोनकोचर्च की तरफ तो देखो, वो देखो कितने आराम से बैठा हुआ है। जैसे ही टनबा ब्रदर सोन की तरफ देखता है, यानी जो पैन की तरफ देखता है, तो वहाँ पर टेबल पर पड़े हुए अंगूर का उठाकर अपने मुंह में डाल रहा होता है। नबा बेचारा और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, लगता है कि इसका पूरा इरादा है हम दोनों फैमिलीज़ के मेंबर्स को मरवाने का। ये तो यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे ये किंग काई का हस्बैंड हो। किस तरह आराम से बैठा हुआ है। इस साथ ही वो ऑनर की तरफ देखता है, यानी मिस किंग काई की तरफ देखता है, तो वो हंस रही होती है। नबा कहता है, हालांकि ब्रदर सोंग उसके सामने बदतमीजी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बात को ज़रा भी बुरा नहीं मना रही। लेकिन ऐसा क्यों? पता नहीं इसकी क्या वजह है। याल्मा उठकर खड़ा हो जाता है और मास्टर किंग काई से कहता है, मास्टर किंग काई, हम तीनों लोग जहाँ पर अपनी फैमिली के बिहाव पर आपसे बात करने के लिए आए हैं। मास्टर किंग काई उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, बात करो, तुम्हें क्या बात करनी है? नबा उन्हें सारी बात बताता है कि उस दिन बाजार में क्या हुआ था, हमने डन डन के साथ क्या किया और डन डन के लोगों ने हमारे साथ क्या किया। पिछले 2-3 दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं। हमें हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता है कि कभी भी कोई भी हेजू टावर से आकर हम पर अटैक कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ ताकि हम दोनों फैमिलीज़ के दरमियान में आप सुलह करवा दें। मैं चाहता हूँ कि आप समझौता करवाने के लिए एक पीस मेकर का काम करें। मेरी डोंग फैमिली और ब्रदर सोनकार की सोंग फैमिली, हम दोनों आपके इस एहसान के लिए शुक्रगुजार रहेंगे। मास्टर किंग काई कहती हैं, हाँ मुझे पता है कि डन डन अपनी हद को पार कर गई है। मैंने उसको एक अच्छा सबक सिखाया है, और वैसे भी मुझे पता चला है कि वो मेडिसिन किंग के स्टूडेंट के साथ मिस्टर संग के ऊपर अटैक करने के लिए गई थी। और मैंने तो ये भी सुना था कि मेडिसिन किंग के स्टूडेंट ने अपने 3 कलर पॉइजन के साथ मिस्टर सॉन के ऊपर अटैक किया था। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर पॉइजन ने असर क्यों नहीं किया? आखिर इसकी क्या वजह है? इसने अपने आप को इस पॉइजन से कैसे बचा लिया? क्योंकि मेडिसिन किंग का जो पॉइजन है उसको क्योर करना इतना आसान नहीं है, और ना ही कोई उसका इलाज ढूंढ सकता है। मास्टर किंग काई टनबा की तरफ देख रही होती है, जबकि टिम्बा जो फैन की तरफ देखता है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि इसका इलाज कैसे हुआ है।
जू पैन कहता है, इसे बताने में कोई भी हिचक नहीं है। वो मास्टर किंग काई से कहता है, चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा इलाज कैसे हुआ। जैपन कहता है, मुझे एक लड़की ने बचाया था जिसने तुम्हारी तरह चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, और उसी लड़की ने मेरी बॉडी से मेडिसिन किंग के स्टूडेंट के पॉइजन को रिमूव किया है। मास्टर किंग काई उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसी कौन सी औरत है जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था? क्या वो हेजू टावर की कोई औरत थी? जू पैन उसे कहता है, मैं उसे स्लाम एरिया में मिला था। वो वहाँ पर एक कॉटेज में रहती है और उसका नाम सिस्टर चूचू है, और स्लाम एरिया के सारे लोग उसे ब्लैक गर्ल कहते हैं। ब्लैक गर्ल का नाम सुनते ही मास्टर किंग काई बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, जबकि जू फैन आंखों से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है इसको सिस्टर चूचू के बारे में पता है। लेकिन साथ ही मास्टर किंग काई हंसना शुरू कर देती है और कहती है, लगता है कि तुम बहुत ही किसी मिस्टीरियस मास्टर से मिले हो। तुम्हारी किस्मत में मरना नहीं लिखा हुआ था, इसलिए तुम्हारी जान बच गई और तुम किसी ऐसी लड़की से मिले। जू पैन कहता है, मेरे जिंदा होने की शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नबा ने अपने हाथ में एक स्टोरेज रिंग पहनी होती है। मास्टर किंग काई से कहता है, मास्टर किंग काई, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट, ताकि आप हम दोनों के दरमियान में समझौता करवा सके। वो अपने पास से एक पेंटिंग निकालता है। ये पेंटिंग वो मास्टर किंग काई को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वो मास्टर से कहता है, आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी हम दोनों फैमिलीज़ के दरमियान में समझौता करवाने के लिए, इसलिए ये गिफ्ट आपके लिए। हालांकि ये गिफ्ट कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। मास्टर किंग काई उसे कहती है, ठीक है, तुम्हारी गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती। तुम इसे वापस रख लो। ये बहुत ज़्यादा महंगा है तुम्हारी फैमिली के लिए। मैं वैसे ही तुम्हारा काम कर दूंगी। मैं डन डन को अच्छी तरह से समझा दूंगी। वो दोबारा तुम्हारी फैमिली वालों को तंग नहीं करेगी। यानबत चिल्लाते हुए मास्टर किंग काई से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके लिए गिफ्ट है, आपको इसे रखना ही पड़ेगा। ये मेरी तरफ से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, पामनान है। जबकि अंदर से वो सोच रहा होता है, अगर तुम ये रिश्वत नहीं लगी तो मुझे रिलैक्स कैसे फील होगा कि तुम मेरा काम कर रही हो। मास्टर किंग काई उसे कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं इस गिफ्ट को अपने पास रख लेती हूँ। नबा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मास्टर किंग काई से कहता है, अब जब कि आपने हमारी बात सुन ली है और हमारा गिफ्ट भी ले लिया है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। मास्टर काई उसे कहती है, ज़रा रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं भी तुम्हें अपनी तरफ से गिफ्ट देती हूँ। किंग काई ताली बजाती है तो उसी वक्त एक लड़की अंदर शराब लेकर आ जाती है। तो किंग काई उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर एक लंबा सफ़र तय करके आए हो और मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हो। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से है, हमारे हेजू हाउस की निकाली हुई अपनी वाइन। ये वाइन हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्योर है। और सर्वेंट लड़की आगे बढ़ती है और उन दोनों के ग्लासेस में उस वाइन को डाल देती है। मास्टर किंग काई कहती है, ये मेरी तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट है, तुम दोनों इसे जल्दी से पी लो। नबा और उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब जब कि आप हमें ये वाइन दे रही हैं तो हम लोग इसे पी लेते हैं। जू पैन के हाथ में भी गिलास होता है और उसे भी वाइन दी जाती है। नबा और उसकी बहन सबसे पहले उस वाइन को पीते हैं। टिनमा थम्स अप करते हुए कहता है, ये वाइन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन जू फैन ने अभी तक अपनी वाइन को नहीं पिया होता। जू फैन मास्टर किंग काई से कहता है, क्या ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे अकेले में करना चाहती थी, इनके सामने नहीं? मास्टर किंग काई उसे कहती है, तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा होशियार हो। एक काम है जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरा वो काम कर दिया तो फिर तुम तीनों यहाँ से हेयू टावर से वापस जा सकते हो, वो भी जिंदा। पर अगर तुम मेरा वो काम नहीं कर पाए, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए जू फैन को धमकी देते हुए कहती हैं, मैं तुम तीनों को यहीं पर मार डालूंगी और साथ ही तुम्हारी दोनों की फैमिलीज़ को जिंदा ज़मीन में दफना दिया जाएगा। जू फैन मास्टर किंग काई से कहता है,
क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? मास्टर किंग काई उसे कहती है, नहीं, ये कोई धमकी नहीं है, ये तो बस एक कंडीशन है। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो और किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो, लेकिन तुम तीनों यहाँ पर समझौते की बात करने के लिए आए हो। इसका मतलब तुम लोग हमसे डरते हो, और अगर तुम मेरा ये काम नहीं करते तो भी मैं तुम दोनों की फैमिलीज़ के बीच में नहीं आऊँगा। अंगी, डन डन तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकती है, फिर चाहे वो इन दोनों भाई बहन को मार डाले। और जहाँ तक मुझे पता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। हो सकता है कि वो तुम्हारी फैमिली के खाने पानी को बंद करवा दे और तुम्हारी फैमिली को खाने को कुछ भी ना मिले और वो भूख से मर जाए। जो पैन उसे कहता है, तो हमें भूखा रखकर मारने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं तुम्हारा काम नहीं करता तो तुम हमें वैसे ही मार सकती हो। मास्टर किंग का सोच रही होती है, अब मैं इसके साथ कैसे डील करूं? ये लड़का तो बिल्कुल पागल है। जब भी कभी खतरा आता है तो ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। मास्टर किंग काई उसे कहती है, चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है, तुम्हें चोरी करनी है। जू पैन बहुत ही बोरिंग सी आवाज़ में उसे कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या चोरी करवाना चाहती हो? मास्टर किंग काई उसे कहती है, हमारे हेयू टावर में बुद्धि रूट्स रखी हुई है, तुम्हें वो चोरी करनी है। जू फैन बुद्धि रूट्स का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अभी अभी तुमने क्या कहा? ज़रा दोबारा से कहना। मास्टर काई उसे कहती है, मैंने कहा बुद्धि रूट्स को चोरी करना है। जू फैन कहता है, क्या कहा बुद्धि रूट्स? लगता है कि गॉड मेरी साइड पर है। बुद्धि रूट्स तो वही चीज़ है जो मुझे चाहिए। बुद्धि रूट्स के अंदर से बुद्धि जेट लिक्विड निकलता है। जू फैन साथ ही बहुत खुश होता है और कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बुद्धि जेट लिक्विड को खो देने के बाद अब मुझे बुद्धि जेट लिक्विड की बजाय बुद्धि रूट्स मिल जाएंगी, जिससे मैं जितना चाहे उतना लिक्विड बना सकता हूँ। जू पैन मास्टर काई से कहता है, लेकिन तुम तो यहाँ पर टावर की हेड हो, फिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए बुद्धि रूट्स को चोरी करूँ? मास्टर काई उसे कहती है, तुम्हें इस बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं, जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा करो। जू पैन उसे कहता है, लेकिन तुम्हारे हेजू टावर में बहुत सारे गार्ड्स हैं, मैं उन सब से बचता हुआ बुद्धि रूट्स को चोरी कैसे करूँगा? मास्टर काई उसे अपने पास एक नक्शा देती है और कहती है, मैंने इसके ऊपर सारे का सारा नक्शा बना दिया है और साथ में गार्ड्स के बारे में लिखा हुआ है कि गार्ड कहाँ पर होता है और किस टाइम पर होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही होशियार लड़के हो, तुम्हारे स्किल्स की मदद से तुम आसानी से यहाँ पर जा सकते हो, किसी भी गार्ड की नज़र में आए बिना। जू पैन कहता है, इसका प्लान तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं आसानी से बुद्धि रूट्स को चोरी भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं बुद्धि रूट्स को चोरी करके बाहर निकलता हूँ और बाहर बहुत सारे मास्टर्स मेरा पहले से इंतज़ार कर रहे हो? अगर ये कोई ट्रैप हुआ, मेरे पास तो पंख हैं, लेकिन मैं अपने पंखों से भी उड़कर उन सब से बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो लड़े मिलकर मुझे मार डालेंगे। लेकिन साथ ही जू फैन कहता है, मेरे यहाँ पर आने का मकसद बुद्धि जेड लिक्विड था, अब वो मेरे सामने है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितने ही मास्टर्स को मारना क्यों ना पड़े। मास्टर काई से कहती हैं, तो क्या फैसला किया तुमने? क्या तुम मेरा ये काम करोगे या नहीं? और साथ ही वो उसे कहती है, मैं तुम्हें एक बात क्लियर बता दूं, अब जब कि तुमने इस बारे में सुन लिया है, मेरे प्लान को तुम जानते हो, तुम इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे डर है तुम बाहर जाकर सभी को बता दोगे। अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, तुम्हारे हाथ भी काट दूंगी, तुम्हारी जुबान काट दूंगी और तुम्हारे पांव भी काट दूंगी। जो पैन हंसते हुए कहता है, तो क्या लगता है, क्या मेरे पास कोई और चॉइस है? मैं अपने हाथ पांव नहीं कटवाना चाहता, मैं तुम्हारा ये काम करूंगा। जो पैन मास्टर काई से कहता है, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा जालिम हैं, मेरे हाथ पांव और मेरी जुबान और मेरी आंखें निकालने से क्या होगा, सीधा मुझे मार ही डालो। मास्टर काई उसे कहती है, मैं कभी किसी को जान से नहीं मारती, इसलिए मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती।
सिर्फ तुम्हारे हाथ पांव काटूं ताकि तुम किसी को बाहर जाकर इस सीक्रेट के बारे में बता ना सको। मास्टर काई उसे कहती है, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो। मैं तुम्हारी आंखें तो निकाल सकती हूँ, तुम्हारी जुबान निकाल सकती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ काट सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे पैर ना काटे तो क्या पता तुम अपने पांव से ही लिखकर किसी को बता दो कि मैंने तुम्हें ऐसा कहा था। इसलिए मुझे सब कुछ काटना पड़ेगा। जू पैन उसकी बातें सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है, ये लड़कियां तो काफी ज्यादा जालिम हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की जालिम दुनिया में अगर आप जालिम नहीं बनते तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। सुबह कुछ भी नहीं हो सकता। और यहीं पर वो जाओनिंग के बारे में बताता है कि जाओनिंग जैसी सिंपल लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ज्यादा अच्छी है और कोई भी फाइटिंग एबिलिटी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम दिल है, उस जैसी लड़की को सभी लोग बुली करते हैं, कांदते हैं। अगर मैं उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं होता तो अब तक तो सेवंथ एल्डर अपने लिए किल ड्रोन के तौर पर यूज़ कर चुका होता। मास्टर काई उसे कहती है, मिस्टर सोंग, चलो फिर ठीक है, हमारी डील हो गई, तुम्हें आज रात चोरी करनी है। सुमन कहता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा, मेरी तो तैयारी भी कंप्लीट नहीं है। वो उसे कहती है, नहीं, तुम्हें आज ही करना होगा, तुम्हें इस बारे में नहीं पता। इन बुद्धि रूट्स को साल के इसी दिन चांद की रोशनी में रखा जाता है और तुम सिर्फ इन्हें इसी दिन ही चोरी कर सकते हो। तब तक बाकी का पूरा साल एक और लड़की है जो कि इन रूट्स को अपने पास संभाल कर रखती है। वो हमारी हेव टावर की हेड ओनर है। तुम उसे ऐसा भी कह सकते हो कि वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। उसका नाम चू किंग चंग है। कहता है, हाँ, मैंने भी इसका नाम सुना हुआ है। चू किंग चंग का नाम मैंने सुना है कि वो टीजू एम्पायर में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन कितनी है? क्या वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है? मास्टर काई उसे कहती है, वो मेरी सीनियर सिस्टर है और उसकी कल्टीवेशन ही मनली परफॉर्म ड्राम की 3rd लेवल पर है। जू पैन कहता है, ही मनली परफॉर्म ड्राम की 3rd लेयर। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं उसके साथ डील कर सकता हूँ। जू पैन कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा। किंग काई उसे कहती है, चलो फिर ठीक है, मुझे भी मंजूर है। जू फैन कहता है, बस ऐसे ही हमारी डील हो गई? वो उसे कहती है, हाँ हो गई, मेरे लिए तुम्हारे अल्फाज ही काफ़ी हैं। और साथ ही वो चुटकी बजाती है और उसके दोनों दोस्त यानी टनबा और जावन दोनों ही होश में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों टावर से बाहर आ जाते हैं, जबकि जावन और टिनबा दोनों अभी भी नशे में होते हैं और कहते हैं, हम लोगों ने इतनी अच्छी वाइन पहली बार पी है, पीते ही हमें तो होश नहीं रहा था। जबकि जू पैन, जो कि उनके पीछे पीछे चल रहा होता है, वो अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है और साथ ही उसे अपनी एक पिल खिला देता है जिससे इनविंसिबिलिटी मिलती है ताकि उसे कोई देख ना पाए। वो अपने ब्लडी बेबी को वापस टावर के अंदर भेजता है। जू पैन कहता है, चलो फिर अंदर चल के देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। आखिर ऐसा कौन सा मसला है जिसकी वजह से वो बुद्धि रूट्स को मुझसे चोरी करवाना चाहती है। जू पैन टावर की खिड़की में जाकर छुप जाता है, जबकि मास्टर किंग काई अपनी कुर्सी के ऊपर बैठी होती है और उसी वक्त दिखाते हैं मास्टर किंग का एक एक कुर्सी के पीछे मेडिसिन किंग खड़ा होता है। जू फैन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है? मेडिसिन किंग किंग काई के कंधे में हाथ रखता है और उसके कंधे को दबाते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया कमीनी? क्या तुम मुझे धोखा देने की सोच रही हो? मास्टर किंग काई उसे कहती है, नहीं मास्टर जंसो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं खुद उस बुद्धि रूट्स को चोरी करने के लिए जाती हूँ और लोगों को पता चल गया तो मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी। मैं इस टावर की ओनर हूँ और वो भी हेड ओनर, इसलिए मैंने उस लड़के को ये काम दे दिया है। वो लड़का जो आपका काम कर देगा और उसके बाद हम लोग उस लड़के को मार डालेंगे और उसके बाद किसी का भी शक मेरे ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई उसे पकड़ भी लेता है तो वो सारे कहेंगे कि इसी लड़के ने बुद्धि रूट्स को चोरी किया है। मेडिसिन किंग जनसंग उसे कहता है, तुम मेरे लिए काम कर रही हो लेकिन फिर भी तुम्हें अपने फ्यूचर की पड़ी है। तुम्हें नहीं पता कि मेरे होते हुए
तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। मास्टर जनसंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं वो लड़का तो सिर्फ बनफॉर्चून की फर्स्ट लेवल पर है। अगर किसी ने उसे वहाँ पर पकड़ लिया और उस लड़के ने तुम्हारा नाम ले दिया और तुमने मेरा नाम ले दिया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो मास्टर किंकाई को उसी के ऊपर से धक्का दे देता है, जिससे मास्टर क्विंकाई नीचे जाकर गिरती है। मास्टर जनसंग यानी मेडिसिन किंग उसे कहता है तुम्हारे 15 टावर्स में से ज़्यादातर टावर्स की हेड्स को मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया हुआ है। वो सारी मेरे पॉइजन से इफ़ेक्टेड हैं और सारी मेरी बात मानती हैं। और तुम्हारा ये हेउ सिटी ये बहुत ही जल्दी हमारी नोबल फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि मेडिसिन किंग फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। और 7 फैमिलीज़ में से ये पहली फैमिली होगी जो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फिर तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई तुम्हें पकड़ लेगा? वैसे भी तो तुम सब लोग मरने वाले हो मेरे हाथों से। और अगर तुम मेरा पूरा पूरा साथ देती हो तो तुम इस हेयू टावर की बस रह सकती हो, लेकिन मेरी कमांड के अंदर रहना होगा। मास्टर किंग काई उसे कहती है तुमने अभी थोड़ी देर पहले सुना ना उस लड़के ने क्या कहा? उस लड़के ने कहा कि इस शहर में कोई ऐसा है जो कि तुम्हारे पॉइजन को क्योर कर सकता है। तुम्हारे पॉइजन का उसके पास इलाज है। अगर ऐसा बाकी मास्टर्स ने भी सुन लिया तो कोई भी तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। तुम किसी को भी दोबारा ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे, वो भी अपने पॉइजन के डरावे से। मास्टर जनसंग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कहीं तुम किसी ऐसे का इंतज़ार तो नहीं कर रही थी कि कोई जहाँ पर आए जिसके पास मेरे पॉइजन का एंटीडोट हो? फिर तुम लोग मेरे खिलाफ रिबेलियस, तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा है जो कि मेरे खिलाफ जा सकता है। साथ ही मास्टर जनसंग आगे बढ़ते हैं और बेचारी मास्टर किंग काई को किक मारना शुरू कर देते हैं। मेरे 7 पॉइजन वाली जो टेक्निक है उसका तोड़ किसी के पास भी नहीं। ये दुनिया के सबसे डेडलीस्ट पॉइजन है और कोई भी इसका तोड़ नहीं निकाल सकता। और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे आकर बचा सकता है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और साथ ही उसे किक मार रहे होते हैं। तुम उस लड़के की बात कर रही हो। वो लड़का बहुत ज़्यादा लकी था जो मेरे स्टूडेंट के साथ लड़ा था। मेरे स्टूडेंट ने सिर्फ 3 पॉइजन वाली टेक्निक को यूज़ किया था। अगर वो मेरे साथ फाइट करता तो मेरे पास 7 पॉट्स वाली टेक्निक है जिसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है। इस पूरे टन एम्पायर में किसी के पास भी नहीं। और साथ ही मास्टर जनसोंग ने उस बेचारी के सर के ऊपर अपना पाँव रखा होता है। और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जू फैन अगर इस सीरीज़ का हीरो नहीं होता तो मैं ही इसको मार देता। मास्टर किंग काई जो कि उसके पाँव के नीचे बैठी होती है, वो बेचारी साथ ही रो रही होती है। मास्टर जनसन मास्टर किंग काई से कहते हैं तुम कुतिया कहीं की, जैसे ही वो तुम्हें बुद्धि रूट्स मिल जाए तो उस लड़के को मार डालना, वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हारे हेजो सिटी को तो मैं वैसे ही छीनने वाला हूँ, लेकिन अगर मेरे बारे में किसी को पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है तो मैं तुम्हारी सारी सिस्टर्स को मार डालूँगा। तुम सभी को मार डालूँगा, क्योंकि एक औरत सिर्फ एक औरत है जो कि सिर्फ मर्द के बिस्तर को गर्म करने के लिए होती है। दोबारा कभी भी ये मत सोचना कि तुम हम मर्दों की जगह ले सकती हो और दिन में सपने देखना बंद करो। मास्टर जनसोन ये सारी बकवास करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मास्टर किंग काई वहाँ पर बैठी रो रही होती है और जू फैन जैसा कुछ देख रहा होता है। जू फैन पीछे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, हालांकि हमारा हीरो भी काफ़ी ज़्यादा कमीना है। चलो ये सब तो क्लियर हो गया कि ये मेडिसिन किंग के लिए काम कर रही है। मैं उन बुद्धि रूट्स को चोरी करके अपने लिए रख सकता हूँ। जो फैन अपने ब्लडी बेबी को वापस बुला लेता है और कहता है जैसे ही वो बुद्धि रूट्स मुझे मिल जाएंगे तो मैं बस दूसरी तरफ मुंह करूँगा और अपने रास्ते पर चल पड़ूंगा। और रही बात सॉन फैमिली और डंग फैमिली की, तो इस बार ये दोनों फैमिलीज़ मेरे बलि का बकरा बनने वाली हैं। जू पैन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है प्लीज़ तुम दोनों मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे जो करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। जू फैन रात के वक्त बुद्धि रूट्स को चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, लेकिन वो उन सब से बचता बचाता एक कार से दूसरे घर के ऊपर छलांगे लगाता हुआ अपने मैप के मुताबिक उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे वो बुद्धि रूट्स मिलने वाली है।
जू फैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता और कहता है, चलो शुक्र है किंग का ही धोखेबाज है, वरना मुझे कैसे पता चल सकता था कि यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशन बनी हुई है। मेरे लिए उन बुद्धि रूट्स को चोरी करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए तो मुझे किंग काई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जू फैन कहता है, अब मुझे जल्दी से उस बिल्डिंग को ढूंढना है जिसका नाम हुबा बिल्डिंग है। हुबा पवेलियन, उसके अंदर वो बुद्धि रूट्स रखी हुई है। लेकिन असल मसला तो ये है कि हुबा पवेलियन को ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जू पैन जैसे ही उस मैप के मुताबिक उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे आओ टावर मिलने वाला है, लेकिन वहां पर एक 5th लेवल की फॉर्मेशन होती है। जू पैन कहता है, ये वाली फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी मदद से हम किसी भी जगह की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसलिए अगर किंग काई ने ये नक्शा बनाया था, उस वक्त हो सकता है कि यथासा पवेलियन यहीं पर था, लेकिन अब इस फॉर्मेशन की वजह से वो इस पूरे हेयू सिटी में कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। फिर जू फैन वहां से वापस चला जाता है और कहता है, अब जबकि हुबा पवेलियन यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे पूरे सिटी में उसे ढूंढना होगा। वो अपने ब्लडी बेबी को बाहर निकालता और कहता है, चलो फिर अपने ब्लडी बेबी को आगे भेजकर हर एक घर की तलाशी लेता हूँ। जहाँ पर मुझे वो हुबा मिल गया, वहीं पर मैं बुद्धि रूट्स होंगी। जू फैन अपने ब्लडी बेबी को जैसे ही बाहर भेजता है, वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि नीचे एक घर के अंदर एक मास्टर बैठा हुआ है। जू फैन अपने ब्लडी बेबी को वहीं पे रोक देता है और उसे देखने के लिए नीचे चला जाता है। और जैसे ही वो खिड़की से जाकर अंदर देखता है तो अंदर जीटान के एक एथे एल्डर बैठे होते हैं, जबकि उसी वक्त जीटान भी उनके सामने आकर बैठता है। एल्डर उसे कहते हैं, जीटियान, तुम आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो। तुम कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी अपने भाई के साथ कैचअप कर लोगे। जीटियान एल्डर से कहता है, मैंने जब भी अपने फादर से सुना है, वो मेरे भाई की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे भाई जैसा जीनियस हज़ारों सालों में एक बार पैदा होता है, और मुझे लगता है कि मेरा भाई वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है। फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और बहुत ज़्यादा लिमिटलेस अचीवमेंट्स हासिल करेगा। मुझे नहीं लगता कि गॉड्स भी उसको रोक सकते हैं। मैं उसके साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने भाई की स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना। मुझे तो उस कमीने जो फैन के साथ अपनी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। मैं उसके जितना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। एल्डर उसे कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम उस जीनियस लेवल जितने स्ट्रांग हो सकते हो। जीटियान एल्डर से कहता है, एल्डर, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। जब से मैं जिन्हों मैशन में पैदा हुआ हूँ, मैंने कुछ भी बड़ा नहीं किया। मैंने कभी अपनी प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब मैं किंगविंग सिटी में था, तब मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया। वहाँ पर मैं इतना ज़्यादा वीक था कि मैं एक लड़की की हेल्प नहीं कर पाया। मैं जॉनिंग की हेल्प नहीं कर पाया जब उसे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जॉनिंग को फ्यूचर में जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक्त मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर हूँ, न कि वो कमीना जो फैन। एल्डर उसकी सारी बात सुनने के बाद कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूँ। जहाँ पर तुम हो, तुम सेकंड सन हो जिन्हों फैमिली के हेड के। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर तुम्हें जॉनी के साथ शादी करने देंगे। टन उनसे कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन मुझे जू फैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने जू फैन से एक बात सीखी है। जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है तो कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाता। हर किसी को आपकी बात मानना पड़ती है। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एल्डर, आपने हमेशा मुझसे कहा एल्डर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कभी भी उसके साथ पंगा मत लेना। लेकिन जू फैन ने उसके साथ पंगा भी लिया और उसको हरा भी दिया, क्योंकि जू फैन के पास एब्सोल्यूट पावर थी। अब मैं दिन रात एक करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को स्ट्रांग बना सकूं। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा कि जू फैन की तरह अपने फ़ैसले खुद ले सकूं। मैं अपनी शादी का फ़ैसला खुद करूंगा, ना कि मेरे फादर करेंगे।
साथ ही वो बाहर की तरफ चल पड़ता है, बिता है। एल्डर उसे कहते हैं, जीटियान, अभी तुम कहाँ पर जा रहे हो? जीटियान कहता है, मैं अभी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर मुझे जू फैन से आगे निकलना है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ताकि लोग मेरी बात सुने। मैं इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना लूँगा। उसके एल्डर भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो टन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, टन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। उस जू फैन की वजह से इसने मेहनत करना शुरू कर दी। हालांकि जू फैन एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है। इस हिसाब से ये मेहनत कर रहा है। ये बहुत जल्दी स्काई प्रोफाउंड ड्राम में चला जाएगा। जबकि जू फैन भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, टन मेरे गुड ब्रदर, तुम तो बहुत ज़्यादा सिकादा अच्छे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे अपोनेंट बन सकते हो? क्या पता तुम एक दिन मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ताकि मुझे जॉनी की ज़्यादा चिंता ना रहे कि तुम उसको प्रोटेक्ट करने के लायक हो चुके हो। फिर जू पैन अपने ब्लडी बेबी को वापस बुला लेता है। जू पैन कहता है, यहाँ पर सारे के सारे घर खाली क्यों हैं? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, किसी घर में कोई बंदा नहीं है। जू पैन कहता है, इन खाली घरों के पास तो हुबा पवेलियन हो नहीं सकता। वो किसी ऑनर के घर के बहुत ज़्यादा करीब होगा। मुझे किसी ऑनर के घर को ढूंढना होगा। जू पैन का ब्लडी बेबी अभी एक खाली घर के ऊपर से उठता हुआ जा रहा होता है कि उसे एक घर के अंदर से आवाज़ आती है। यू लन कह रहा होता है, मिस डन डन प्लीज़ मुझे एक किस करने दो। डन डन उसे मना कर रही होती है। जू फैन भी उनकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये तो डन डन और उस मेडिसिन किंग का स्टूडेंट है। चलो चल के देखते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं। जू फैन ऊपर से खिड़की से चुप के देखता है। यू लन थक की तरह डन डन से कहता है, तुम्हारे उस पहले वाले फियांसे की तो उस लड़के सोजू ने अंडे ही फोड़ दिए हैं। अब तो वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहा। तो प्लीज़ मुझे तो कुछ करने दो। मैं तो कुछ कर सकता हूँ। चलो आप जल्दी से मान जाओ ना। मैं तो सिर्फ एक किस करने का कह रहा हूँ, बाकी सब कुछ बाद में कर लेंगे। जू फैन मेडिसिन किंग के स्टूडेंट की तरफ देखता है और कहता है, मेडिसिन किंग तो वाकई में मेडिसिन किंग है। उसने अपने स्टूडेंट को कितनी जल्दी से ठीक कर दिया। हालांकि मैंने इसको बहुत ही बुरी तरह पीटा था, इसकी हड्डियां भी तोड़ दी थीं, लेकिन उसकी मेडिसिन ने इसको बहुत ही जल्दी रिकवर कर दिया है। जूलन उसे कहता है, डैन डन, चलो जल्दी से बताओ आखिर मसला क्या है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? डैन डन उसे कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में हमारी हेजू टावर का रूल है कि हम लड़कियां शादी के बाद ही अपने हस्बैंड के साथ सोती हैं। जू फैन उनकी बातें सुनकर बोर हो रहा होता है और कहता है, ये कैसी गंदी बातें कर रहे हैं? पर तो मेरे काम की कोई भी चीज़ नहीं है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एंड डन डन से कहता है, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आज या कल ये तुम्हारा हेजू पैलेस, ये सारे का सारा मेडिसिन किंग के नाम होने वाला है। ये हमारी फैमिली का हिस्सा बना थे जाएगा। तो फिर तुम्हारे हेयू टावर के रूल्स किस काम के हैं? कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने पहले वाले फियांसे से अभी भी प्यार करती हो? डन डन उसे कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो उसे कहता है, तो फिर मसला क्या है? चलो जल्दी से बताओ। तो मेरे साथ ये क्यों नहीं कर सकती? जू पैन कहता है, मैंने बहुत देर यहाँ पर रुक लिया। ये ठरकम वाली बातें मुझसे सुनी नहीं जा रही। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त डन डन चिल्लाकर कहती है, मुझे भी अपनी मास्टर मू डैन से मिलने के लिए जाना है। मैं हर रात अपनी मास्टर ड्यू डैन से मिलने के लिए जाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रुक सकती। मुझे जाने दो। जू पैन, जो कि वहाँ से जाने वाला होता है, वो वहीं पर रुक जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी लीड है। डूडन तो एक मास्टर है, उससे पता चल सकता है कि हुबा पवेलियन कहाँ पर है। जू फैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अब मुझे पास इस लड़की को फॉलो करना है और ये मुझे
मास्टर डूडन तक ले जाएगी, लेकिन यू लैन उसको वहां से जाने नहीं दे रहा होता। वो उसको पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जू फैन अपने ब्लडी बेबी को आगे भेजता है और उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है और कहता है, मेडिसिन किंग के कमीने स्टूडेंट, अपना काम बाद में कर लेना, पहले इस लड़की को मेरा काम पूरा करने दो। जल्दी से इस लड़की को छोड़ो ताकि ये अपने मास्टर के पास जा सके। ब्लडी बेबी जैसे ही जूलन की बॉडी के अंदर जाता है, यू लन अपना पेट पकड़कर वहीं पर गिर जाता है और कहता है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जबकि डन डन मौका देखकर वहां से भाग जाती है। जू फैन कहता है, अगर मुझे तुम्हारे मास्टर का डर ना होता कि वो यहाँ पर आकर मेरे साथ मसला क्रिएट करेगा, तो मैं तुम्हें यहीं पर मार देता। लेकिन चलो, मेरा काम तो हो गया। वो डैन डन का पीछा करना शुरू करता है। डैन डन जो कि सीधी अपनी मास्टर डू डैन के घर की तरफ जा रही है। डन डन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोती हुई अपनी मास्टर डू डन के घर की तरफ जा रही होती है, जबकि जू फैन भी उसके पीछे पीछे होता है और सामने एक टावर की तरफ जाती है। जू फैन कहता है, तो इसका मतलब मास्टर डू डैन जहाँ पर है। डन डन सीधी दरवाजे पे जाती है और दरवाजे पे नॉक करना शुरू करती है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। वो काफ़ी देर तक नॉक करती है। जू पैन कहता है, आइड अंदर से दरवाज़ा क्यों नहीं खो रहा, क्योंकि उसका तो ब्लडी बेबी है। वो दरवाजे के आर पार चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, वो सीन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एल्डर लीन सामने बैठे होते हैं, जबकि मास्टर डूडन उसके सामने खड़ी होती है और उसे कहती है, मास्टर लिन, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मास्टर लिन अर्ज की तरह उसे कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैं क्या सभी लोग तुम्हें लाइक करते हैं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। जू पैन उन सब की तरफ देखकर कहता है, अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मुझे इसी तरह के सीन देखने को मिल रहे हैं। जू पैन कहता है, लेकिन चलो फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए देख लेता हूँ, आइश यहाँ पर क्या होने वाला है। एल्डर लीन आगे बढ़ते हैं और मास्टर डूडन के चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर डूडन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाती है और उसे कहती हैं, क्या हुआ? अभी तो तुमने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे बस तुम्हारा चेहरा देखना है, तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो। मास्टर डूडन से कहती है, अगर तुम मेरे चेहरे से मेरा नकाब हटाकर देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें हेयू टावर की साइड पर होना होगा। एल्डर और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी साइड पर हो जाऊंगा। मास्टर डूडन कहती है, तो इसका मतलब मैंने आपको जितनी भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई है, आप उन सबको मानने को तैयार हैं? टर्म्स और कंडीशंस का नाम सुनते ही एल्डर लीन वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं मानने वाला। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तरफ से मेडिसिन किंग के साथ फाइट करूं। सारी नोबल फैमिलीज वाले लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन किंग के साथ पंगा नहीं लेता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसके पॉइजन का कोई भी इलाज नहीं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तरफ से मेडिसिन किंग के साथ फाइट करूं? ऐसा नहीं होगा। हाँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं। मास्टर डूडैन गुस्सा हो जाती है और एल्डर से कहती है, एल्डर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद हूँ और आप मुझसे प्यार करेंगे। आप तो मेरे लिए मरने को भी तैयार हैं, मानिए हैं। क्या वो सिर्फ कहने की बातें थीं या फिर अभी आपको मुझसे इतना प्यार नहीं रहा? एल्डर लीन उसे कहते हैं, हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। मेडिसिन किंग के हाथों से मरना ये तो बिल्कुल बेकार बात है। मास्टर डूडैन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। सारे मर्द बहुत बड़े झूठे होते हैं। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम एक झूठे इंसान हो। एल्डर लीन पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। तुम्हारी हेजू टावर की सिचुएशन मैं सभी जानता हूँ। मेडिसिन किंग तुम लोगों के पीछे है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम अपने हेजू टावर को नहीं बचा पाओगी। मेडिसिन किंग ने तुम्हारे पर नज़र रखी हुई है।
जबकि डू डैन एल्डर की बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है।